स्वागत है आपके YouTube चैनल में। आज ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं, वो है मक्का कैसे एक्सपोर्ट करे, मेज एक्सपोर्ट कैसे करे। तो एक्सपोर्ट करने के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं और गवर्नमेंट ऐसी कौन सी स्कीम देती है, सब्सिडी देती है, उसके बारे में बताने वाला हूं। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट चालू करने के लिए, आपको मक्का एक्सपोर्ट करने के लिए ऐसे कौन से टेस्ट रिपोर्ट वगैरह रहता है और उसमें सर्टिफिकेट कौन से लगते हैं, उसके बिना आपका एक्सपोर्ट होता नहीं है। तो उसके बारे में भी बताऊंगा। तो चलो दोस्तों वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों कुछ डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए आपको। तो वो है, पहला आता है आईसी कोड। आईसी कोड एक इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड रहता है, इसके बिना आपका एक्सपोर्ट होता नहीं है। नेक्स्ट है, आपको एक जीएसटी नंबर चाहिए, एक जीएसटी नंबर आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट है, उसमें आपको एक एडी कोड चाहिए बैंक का, वो भी आपको लगता है। एक आपका पैन कार्ड चाहिए, जो कंपनी या प्रोप्राइटर फर्म जो रहता है उसका एक आपको पैन कार्ड लगता है। कुछ प्रोडक्ट रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट लगते हैं। वो फर्स्ट है फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट लगता है। ये आपके मक्के में कुछ कीटनाशक वगैरह और औषध वगैरह कुछ उसमें केमिकल वगैरह मिक्स तो नहीं है, इसके लिए सर्टिफिकेट लगता है। फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट इसलिए लगता है, ये खेती रिलेटेड रहता है, तो उसमें आपका जो गवर्नमेंट रहता है वो कृषि विभाग का ये सर्टिफिकेट देता है कि इसमें कुछ कीटनाशक वगैरह तो नहीं है। इसके लिए ये सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है एक्सपोर्ट करने के लिए। बाहर आपको कुछ मक्के के लिए कुछ टेस्ट रिपोर्ट भी मांग सकता है। वो कौन सा टेस्ट रिपोर्ट रह सकता है? वो है अफ्लाटॉक्सिन रिपोर्ट मांग सकता है। इसमें वो एसजीएस से करना पड़ता है, तो इसलिए आपको ये सर्टिफिकेट भी निकालना पड़ता है। नेक्स्ट है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन लगता है। ये इसलिए लगता है कि मक्का अगर मोइज है तो कौन से कंट्री से आ रहा है, तो इसके लिए वो भी सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन लगता है। तो आपको ये डॉक्यूमेंट ध्यान में रख के आपको एक्सपोर्ट करना चाहिए। जब भी आप एक्सपोर्ट करेंगे तो आपको ये डॉक्यूमेंटेशन बना के सब एक्सपोर्ट करना चाहिए। शिपिंग और कमर्शियल के लिए कुछ डॉक्यूमेंट लगते हैं, वो है इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, बिल ऑफ लैंडिंग, और आपको एक्सपोर्ट शिपिंग बिल बनाने के लिए इतने डॉक्यूमेंट लगते हैं। और कस्टम क्लियरेंस के लिए भी इतने ही डॉक्यूमेंट लगते हैं। जो आपका सीएचए रहता है तो वो आपको डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट करता है। तो आपको जब भी आप एक्सपोर्ट करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट आपको पहले बनाना पड़ता है। दोस्तों आपके मन में सवाल होगा कि मक्के में कुछ नॉइज में कुछ एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है क्या? तो दोस्तों इसमें कुछ एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगती है। गवर्नमेंट ने इसमें 0% लगा के ड्यूटी रखी है, तो इसमें आपको कोई ड्यूटी नहीं लगती है। दोस्तों मक्के की पैकिंग कैसी होनी चाहिए? मक्के की पैकिंग पे डिपेंड रहता है कि आपका एक्सपोर्टर को की पैकिंग के लिए वो आपको प्रोसेस कर सकता है, इसलिए आपको पैकिंग अच्छी रखनी चाहिए। तो पैकिंग पे आपका पूरा गुड्स का निर्भर करता है कि आपकी क्वालिटी कैसी है। तो पैकिंग कैसे रखनी चाहिए? पीपी बैग जैसी। तो पीपी बैग में 50 किलो वाला जो रहता है उसका इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए और अच्छा हैंडलिंग के लिए बहुत माना जाता है। इसको ये मजबूत और हैंडलिंग के लिए बहुत आसान रहती है, इसलिए आपको पीपी बैग का 50 केजीज वाला बैग यूज करना चाहिए। नेक्स्ट है जूट बैग्स। ये जूट बैग क्या रहता है? इसमें बायर हमेशा इसकी रिक्वायरमेंट करता है, क्योंकि ये जूट बैग में जो हवा का वेंटिलेशन जो रहता है वो बहुत अच्छा रहता है, इसलिए जूट बैग का भी इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे बायर मांगता है उसके हिसाब से उसको पैकेजिंग करके देना चाहिए। जूट बैग में हवा का वेंटिलेशन सेम रहने के लिए उसमें मक्का खराब नहीं होता है, तो बायर ज्यादा इसकी रिकमेंडेड करता है कि हमको जूट बैग में दो बोल के। नेक्स्ट है बल्क लोडिंग। बल्क लोडिंग क्या रहता है? अगर बायर ने बहुत सारा ऑर्डर दे दिया है तो आपको उसमें बल्क में देना पड़ता है, जैसे कि कंटेनर में आप लूज में वो मक्का भर के बेच सकते हो। दोस्तों जब भी आप पैकिंग करेंगे तो पैकिंग के ऊपर ही लेबल और उसमें नेट वेट, ग्रॉस वेट सब रहना चाहिए, और कौन सी कंट्री से जा रहा है उसमें ऊपर ही बैग पे लिखा हुआ रहना चाहिए, बैच नंबर वगैरह सब उसमें मेंशन रहना चाहिए। क्वालिटी वाला मक्का कैसा रहता है? तो इसमें इंटरनेशनल मार्केट में ये 4 चीजें बहुत मायने करती है। फर्स्ट है नमी, मॉइस्चर। मक्के में नमी 12 से 14% से ज्यादा नहीं रहना चाहिए। अगर इससे ज्यादा रहा तो मक्का खराब हो सकता है, तो इसको आपको ध्यान में रख के ये करना चाहिए। अगर इससे ज्यादा रहा, क्योंकि समुद्र में वो 10-12 दिन कंटेनर रहता है तो उसमें फंगस लग सकते हैं, इसमें पूरा आपका मक्का महज खराब हो सकता है। नेक्स्ट है ब्रोकन गेम्स, टूटा वाला दाना। अच्छी क्वालिटी में जो दाने रहते हैं वो 2 से 3% ही रहना चाहिए, उसके नीचे ही रहना चाहिए। अगर आप उसमें ज्यादा करेंगे तो आपका गुड्स उसमें रिजेक्ट हो सकता है। तो आपको जब भी आप मक्का एक्सपोर्ट करेंगे तो उसमें आपका अच्छे वाले क्वालिटी वाला जो ही मक्का है तो उसमें 2 से 3% के नीचे ही रहना चाहिए। जो ब्रोकन जो ग्रेन्स रहते हैं
टूटे वाले दाने उतने ही रहना चाहिए। नेक्स्ट है कचरा, जो कंकर, धूल, लकड़ी, उसमें कुछ रहते हैं कचरे, तो उसमें 1% से कम रहना चाहिए। नेक्स्ट है एफ्लाटॉक्सिन, ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये एक जहर है, ये फुफ्फुसन से बनता है। बाहर आमतौर इसकी लिमिट जो रहती है 20 ppb, इसके कम रहना चाहिए, ऐसा बाहर उसमें मेंशन करता है। सबसे ज्यादा जिसकी डिमांड है मक्के की, वो है पीला वाला मक्का, जिसका एक्सचेंज कोड है 10059000। ये सबसे ज्यादा बिकने वाला, और इसका मुख्य रूप पशु आहार के लिए, मुर्गी पोल्ट्री फार्म के लिए या पशु के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो पोल्ट्री फार्म रहता है मुर्गी के लिए, दाने के लिए, उनको खिलाने के लिए इसका ज्यादा इस्तेमाल होता है। मक्के से स्टार्च और इथेनॉल भी बनाया जा रहा है, तो इसके लिए भी उसका बड़े वाला जो पीले वाला मक्का जो रहता है, बड़े दाने वाला, तो उसका भी बहुत सारा इस्तेमाल इसके लिए होता है। दोस्तों मक्के के लिए 2 एक्सचेंज कोड इस्तेमाल होता है। जो पीला वाला जो मक्का रहता है उसके लिए 10059000, ये इसके लिए होता है, और सेकंड है 10051000, ये बीज के लिए इस्तेमाल होता है। दोस्तों आपके मन में सवाल होगा कि ये कौन सी कंट्री को ये सबसे ज्यादा डिमांड है, जो मक्के की सबसे ज्यादा खरीदार कौन सी कंट्री है? तो उसमें है पहला है बांग्लादेश। भारत का सबसे खरीदार बांग्लादेश है, क्योंकि बाय रोड से, सड़क से तुरंत कम टाइम में जाता है। सेकंड है वियतनाम। वियतनाम में ये पोल्ट्री फार्म के लिए और फिश के लिए, जो उनको वहां पे बनाए जाते हैं, उनके लिए बहुत सारी इसकी डिमांड है। तो वियतनाम में आप टारगेट करके एक्सपोर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है नेपाल। कम दूरी और तुरंत ट्रांसपोर्टेशन के जरिए आप वहां से तुरंत एक्सपोर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है मलेशिया और ओमान, यहाँ भी बहुत सारा मक्के का डिमांड रहती है, तो आप यहाँ से भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। दोस्तों अब बात करते हैं कि सरकारी फायदे की और सब्सिडी की। पहला है रोड टैप, जो आपको 1% जो टैक्स वगैरह लगता है ड्यूटी पे या कुछ एक्सपोर्ट करते वक्त, तो उसमें आपको रोड टैप के थ्रू 1% का जो रिफंड है वो रोड टैप में आपको दे देती है। नेक्स्ट है एपेडा। एपेडा में कौन सी सब्सिडी मिलती है? अगर आप मक्के के लिए क्लीनिंग एंड ग्रेडिंग मशीनरी खरीदते हो, तो उसमें सरकार आपको सब्सिडी प्रदान करती है। तो आप कुछ उसमें एपेडा में कुछ मशीनरी या ग्रेडिंग के लिए कुछ इस्तेमाल करते हो, तो उसमें आपको सरकार उसमें सब्सिडी देती है। नेक्स्ट है एमएसएमई। अगर एमएसएमई में आपका रजिस्ट्रेशन है, तो उसमें गवर्नमेंट आपको कुछ उसमें लाभ देती है, उसमें कुछ आपको स्टॉल लगाने का परमिशन देती है, उसमें आपको कुछ सब्सिडी भी देती है। ये बाहर कैसे ढूंढ सकते हो? बाहर ढूंढने के लिए आपको B2B, एपेडा में अगर रजिस्ट्रेशन है तो एपेडा के साइट पे जाके आप वहां से कुछ लिस्ट निकाल सकते हो, जो सबसे ज्यादा डिमांड वाले बायर रहते हैं, वहां से आप उसकी कुछ लिस्ट निकाल सकते हो। नेक्स्ट है आप B2B वेबसाइट से वहां से भी बायर ढूंढ सकते हो। नेक्स्ट है आपको एक इंडियन एम्बेसी जो रहता है, वहां से मेल करके आप वहां से भी कुछ बायर का लिस्ट मंगा सकते हो। नेक्स्ट है ट्रेड फेयर्स, जो उनके स्टॉल लगते हैं, वहां भी आप जाके वहां उसमें हिस्सा ले सकते हो, वहां से भी आपको बायर मिल सकता है। कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जैसे लिंक्डइन, अलीबाबा पोर्टल, ट्रेड इंडिया, यहाँ से भी आप बायर की लिस्ट निकाल सकते हो। दोस्तों जब भी आप एक्सपोर्ट करेंगे तो आप क्वालिटी पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि उसका जो नमी का प्रमाण है 12 से 14% के ऊपर नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों ये था आज का मक्के का एक्सपोर्ट कैसे किया जाता है, कौन से डॉक्यूमेंटेशन वगैरह लगते हैं, और बायर कैसे ढूंढ सकते हैं, और क्वालिटी कैसे उसमें रख सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करो, और दोस्तों लास्ट में आपको वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।